8. अर्श, एक जंगल में एक बड़ा ही वियर्ड सिनेरियो तब होता है जब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन द प्रेडेटर बिकम्स द प्रे, यानी जब एक शिकारी एक शिकार बन जाता है। तो अगर मैं आपसे सेम कॉन्टेक्स्ट पे एक सवाल पूछूं कि आपने इतने सारे केसेस सॉल्व किए हैं, शायद हमेशा से ये सवाल पूछना भी चाहता था आपके या किसी भी जो भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जब भी कोई स्टोरियां होती हैं कि आप लोग खुद अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें करते हैं, और क्या कभी ऐसे मौके आए हैं? आई थिंक एक स्टोरी आप ही ने बताई थी, गैब्रियल अमोर्थ, जो कि एक फादर गैब्रियल अमोर्थ, जो कि खुद एग्जॉर्सिस्ट है, लेकिन आखिर तक आते आते वो खुद पोजेस्ड हो गए। तो क्या कभी कुछ आपके साथ पर्सनली ऐसी कोई घटना हुई है? देखिए राहुल, फादर गैब्रियल अमोर्थ तो बहुत अच्छे एग्जॉर्सिस्ट थे और उनके साथ ऐसा हो गया, पर मेरे साथ ऐसा तब हुआ था जब मुझे ज्यादा तंत्र का ज्ञान था नहीं। ओके। एक हादसा जरूर ऐसा हुआ था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, और शायद अगर वो हादसा नहीं होता राहुल तो मैं कभी तंत्र में आता ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर है मेरे तंत्र में आने का। ओके। ये बात है आज से करीब 11-12 साल पहले की, जब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक इंटर्नशिप के लिए किसी दूसरे शहर गए थे। हम वहां जाकर एक फ्लैट में रहने लगे थे। हमें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा राहुल, उस वक्त मुझे चीजें दिखाई तो देती थी, समझ में तो आता था, लेकिन मेरे पास उतना ज्यादा तंत्र का नॉलेज नहीं था जितना अब है। कुछ बहुत तो है अब। ओके, फेयर इनफ। मैं और वो वहां पर एक फ्लैट पे रहने लगे। उसके बाद मेरे दोस्त ने धीरे धीरे मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने उसको पूछा भी कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई बात हो तो मुझे बताओ। तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। करीब ट्रेनिंग के 5 महीने के बाद उसने मुझसे बोला है कि उसे कहीं और शिफ्ट होना है। ओके। मैंने कहा यार, हम लोग ये तय करके आए थे कि हम साथ में रहेंगे ताकि जो भी फ्लैट के खर्चे हैं वो निकल जाए। राइट। ओके। पर उसने मना कर दिया और उसने बोला कि मेरे साथ कोई और भी रह रहा है, इसलिए आई डोंट वांट कि हमें डिस्टरबेंस हो। ठीक है। मैंने कहा बता सकते हो। खैर, हम लोगों की काफी बहस चली इस बारे में, और इसके बाद मेरे दोस्त ने मेरा घर छोड़ दिया, मेरा फ्लैट छोड़ दिया। ओके। एक बहुत ही अजीब बात यह थी राहुल कि मैं जब भी उससे पूछता था कि कहाँ फ्लैट लिया है, तो वो एरिया का नाम बताता था, लेकिन कितने फ्लैट नंबर पे लिया है वो ये नहीं बताता था, कभी भी नहीं बोलता था। ओके। शायद उसे मेरा आना पसंद ना हो या कुछ ऐसा। तो ऐसे ही वो ऑफिस आने लगा। करीबन 15-20 दिन के बाद हमने देखा कि मेरे दोस्त की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। मतलब वो बहुत ज्यादा पतला होता चला जा रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन में आता चला जा रहा था। हमने उससे पूछा भी क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम्हें कोई बात है, या नए घर में नई चीजें जम रही हैं तो हमें बताओ। तो उसने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से और भी ज्यादा अच्छा। ओके। इस बीच मेरी उसकी मम्मी से बहुत सारी बातें होती थी। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि वो वहां चला तो गया लेकिन उसकी फिक्र होती है। और एक दिन उनकी मम्मी का कॉल आया और वो बोली कि बेटा ये हमारे लिए मर गया है, दोबारा इससे बोल देना कि कॉल ना करे। ओके। मुझे लगा कि शायद कोई पर्सनल बात रही होगी, तो मैंने उसको फोन किया दोस्त को। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, माँ ही तो है, मैं अगर उसके लिए मर गया तो कोई बात नहीं, वो भी मेरे लिए मर गई। ऐसा आपके दोस्त ने बोला? एग्जैक्टली। और मुझे नहीं लगता कि मेरा दोस्त ऐसा बोल सकता है कभी भी। ओके। खैर, एक दिन मैंने जब ये सारी चीजें देखी, इतनी ज्यादा उसे परेशानी में देखा, तो मैंने उसका पीछा किया। जी राहुल, मैं पीछा करते करते जब उसके एरिया में पहुंचा हूं तो मैंने देखा है कि उस दोस्त ने करीबन 5-6 किलो सुअर का जो गोश्त होता है वो लिया। ओके। 5-6 किलो मतलब बहुत ज्यादा होता है एक अकेले इंसान के खाने के लिए। और ये लेने के बाद वो सीधा एक सोसाइटी थी, उसके अंदर एक फ्लैट था, उसके अंदर भी मकान होंगे, शायद उसके अंदर भी कमरे होंगे, उसमें चला गया। अब ये होने के बाद मुझे लगा कि एक बार मैं इसका पीछा करूं। मैं पीछा करते करते उसके साथ गया। वो फ्लैट नंबर 6 समथिंग पे गया था। ओके। 6th फ्लोर पे गया था, क्योंकि लिफ्ट में वो दिखाई देता है कि कितने फ्लोर पे जा रहा है। देन लिफ्ट नीचे आई, मैं लिफ्ट में चढ़ा और मैंने 6th फ्लोर दबाने की कोशिश करी राहुल, पर लिफ्ट में सिर्फ 5 फ्लोर थे। शायद मेरे देखने में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो जाता है मोस्टली किसी को। ऑफ कोर्स। लिफ्ट के नंबर्स का तो भरोसा भी नहीं कर सकते। तो मैं 5वें फ्लोर पर गया और वहां पे हर एक इंसान से पूछ लिया कि इस नाम का कोई रहता है, पर मेरे दोस्त के नाम का वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। ओके। उसने आपको एड्रेस दिया होता अपना?
नहीं, मैं चुपके से उसके पीछे पीछे गया था, तब मुझे पता चला था ये सारी चीजें कि वो गोश्त लेकर जा रहा है और ये सारी चीजें। खैर मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि सुअर की जो हड्डियां होती हैं जी। इतनी आसानी से उसका गोश्त कटता नहीं है। पहली बात, उसकी जो हड्डियां होती हैं, एक समूचा जो सुअर होता है उसको जब काटते हैं आधा, वो आधे सुअर की हड्डी ऊपर से नीचे किसी ने जोर से फेंकी है। ओके। और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था तंत्र का, और मैंने देखा कि मेरा दोस्त ऊपर छत पर अपने पैर लटका कर वो खा रहा था। कच्चा गोश्त? एग्जैक्टली, वो भी सुअर का कच्चा गोश्त। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने जोर जोर से चिल्लाया पर कोई आवाज आई नहीं। फिर मैं चला गया, मुझे लगा शायद अब मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। खैर ये करीबन 5-6 महीने बीते होंगे राहुल। उसकी मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा मेरी उससे बात करा दो, मेरी बात हो नहीं पा रही है। मैंने कहा आंटी आपने ही तो कहा था कि बच्चा मर गया है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो तुमसे बात ही नहीं करी। ओके। ये एक बड़ी ताजुब की चीज थी कि मेरे पास फोन नंबर सेम था बट आवाज कैसे बदल सकती है। ओके। मैंने जब फोन की डिटेल्स चेक करी तो मैंने उनको कॉल करी थी। मैंने उनको बोला भी कि मैंने आपको इस डेट को कॉल करी और आपने कहा कि वो मर गया है। आवाज सेम थी आप कह रहे हैं? हाँ, बट वो कुछ और कह रही हैं। वो कह रही है मैंने तुमसे ये कहा था कि उसका ख्याल रखना। अच्छा, लेकिन बट आप ओके। पर मैंने जो उनसे सुना था वो ये था कि वो मर गया है मेरे लिए। अच्छा। 2 अलग अलग चीजें सुनाई दे रही थी मुझे। उन्होंने बोला कुछ, मुझे सुनाई कुछ दिया, पर इतना डिफरेंट कैसे सुनाई दे सकता है? एग्जैक्टली। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने फोन रखा और मैं उसको ढूंढने चला गया उसके फ्लैट में। जी। फ्लैट में मुझे फिर से कोई नहीं मिला। ऑफिस गया तो पता चला कि उसने लीव ले ली है कम से कम 1 महीने की। ओके। ओके। अब मैं उसको पूरे शहर में कहाँ ढूंढता? 6 महीने बीत चुके थे, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था और कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाता। तो वो जो गोश्त वाली दुकान थी मैं उस पर गया। जी। मैंने उनसे पूछा कि आपके दुकान से गोश्त कोई ले जाता है? वो डर गया अचानक से। मैंने उसको पूछा कि आप डर क्यों गए? तो उसने कहा कि एक दिन वो आया मेरे यहाँ गोश्त लेने। उसने प्रॉपर बताया कि क्या हुलिया था, मेरे दोस्त का ही हुलिया था। उसने बोला कि उसने 10 किलो गोश्त मांगा और जब मैंने पहले मना कर दिया जी, तो जिस कटर से सुअर के गोश्त को काटा जाता है उसने अपनी एक उंगली काट के वहीं डाल दी। ओके। और बोला अगर नहीं दोगे तो मैं अपना पूरा हाथ यहीं काट के डाल दूंगा। ओके। उस कसाई वाले ने बताया कि उसका बिहेवियर बहुत अजीब होता था, बहुत अलग अलग तरह की चीजें करता था वो। जब सुअर कट रहा होता था तो वो हाथ से अलग अलग मुद्राएं बनाता था, जैसे वो उसकी पूजा करने जा रहा हो, जैसे वो उसके लिए एक प्रसाद हो। ओके। खैर यहां तक तो बात रही कि मेरा दोस्त क्या क्या हरकत करता था। इसके बाद मैं घर के नीचे कई सारे लोगों से पूछने लगा कि इस तरह का कोई इंसान आता है। जी। तो एक दादा थे जो बहुत पुराने थे। उन्होंने कहा वो आया तो था एक दिन, पर पूरा का पूरा नहाया हुआ था गंदे पानी से। ओके। मैंने कहा गंदे पानी से कैसे नहाया हुआ? तो दादा ने बताया कि वो सामने जो नाली है वो उसमें जाता, काफी देर बैठता और फिर ऊपर चला जाता। ओके। मैंने कहा कोई रूम नंबर होगा, कुछ तो होगा, आप उसको जाने देते थे। तो दादा ने कहा कि उनका काम सिर्फ लोगों का एंट्री एग्जिट कराना है, न कि नाम लिखवा कर कहाँ जा रहे हो ये पूछना। जी। खैर इसके बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा। 1 महीने तक वो आया नहीं। 1 महीने के बाद वो ऑफिस आता है। तो जैसे ही वो ऑफिस आया मैंने उसको बोला कि और कैसे हो। उसके बाद हम सब दोस्तों ने उसे पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। कहता है सब अच्छा चल रहा है, ऑल गुड, और इनफैक्ट मेरी तरक्की हो रही है, मैं दूसरी जॉब की ओर जा रहा हूँ, ये सब चीजें। मैंने कहा तुमने अपने घर में बात क्यों नहीं करी? उसने कुछ ना कुछ कह के वो बात टाल दी। ओके। राहुल इसके बाद हम लोग ऐसे ही बाहर कुछ नॉर्मल खाने पीने के लिए चले गए। वहां एक शिव जी का मंदिर था जहां हम खाने पीने जाते थे। तो जैसे ही हम उसको लेकर गए वो पीछे की तरफ जाने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? जब वो मना करने लगा तो मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर मंदिर के अंदर खींच दिया। और जैसे ही राहुल वो मंदिर के अंदर गया है बहुत जोर जोर से रोने लगा है। ओके। इसके बाद मंदिर की दीवार पर सर पटक कर वो बेहोश हो गया। होश में आने पर वो और ज्यादा रोया और बोला कि मुझे मेरी माँ से बात करा दो। बहुत दिनों से मैंने अपनी माँ से बात नहीं करी और ये क्या सन चल रहा है। मैंने जब उसको बताया तो वो कहता है कि 6 महीने बीत गए मैंने अपनी माँ से बात नहीं करी है। और ज्यादा रोने लगा। मैंने उसकी माँ से उसकी बात कराई।
वो कहने लगा कि माँ मैं आ रहा हूँ, घर आ जाऊंगा और अब परेशान मत हो, ऐसा ऐसा सब चीजें। मैंने पहली बार मेरे दोस्त को वापस आते देखा एक अलग जोन से। खैर इसके बाद मैंने उसको पूछा कि तुम रह कहाँ रहे हो, तो उसने कहा कि पास वाली जो बिल्डिंग है वहां पर। जब मैं उसके साथ गया तो मैंने उसको कहा कौन सा फ्लोर है तुम्हारा, तो उसने कहा कि 6th फ्लोर। लेकिन राहुल वहां पे 6th फ्लोर तो था ही नहीं। तो हम लोग 5th फ्लोर तक गए और उसके बाद जो ऊपर का रूफ था वहां गए। वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ओके। मैंने देखा तो वहां पर जो उसका रूम था उस जगह आधा रूम बना हुआ था, आधा रूम खराब था। रूम नहीं था वो कुछ और ही था। जैसे रूम आधा बना होता है ना एक तरीके से, लेंटर पड़ा होता है केवल, बाकी और कुछ नहीं। मैंने कहा तुम यहाँ रह रहे थे? तो उसने ये कहा कि नहीं, यहाँ पर एक पूरा फ्लोर था और यहाँ पर मैं एक लड़की के साथ रह रहा था। ओके। मैंने कहा तुम एक लड़की के साथ रह रहे थे, मुझे पूरी बात बताओगे? तब उसने बताया कि जब वो मेरे साथ शिफ्ट हुआ था फ्लैट में तो उसे एक लड़की से प्यार हुआ था। ओके। और उसके बाद इस लड़की के साथ लिव इन में शिफ्ट हो गया था 6th फ्लोर पे। वो लड़की उसको मिली कहाँ थी? उसने राहुल ये बताया कि वो लड़की इसको ऑनलाइन मिली थी कहीं पर। ओके। और नॉर्मल बातचीत शुरू हुई थी बस, ये फिर उसके बाद लिव इन में चला गया था इसके साथ। ओके। मैंने कहा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से तुम एक लिव इन रिलेशनशिप में चले गए? पर कह रहा भाई मुझे नहीं याद है मैं कैसे चला गया। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं यहीं पर रहता था। वो उसी आधे बने मकान के अंदर जाकर हर एक पैटर्न बता रहा है। उसने बोला कि यहाँ से गेट खुला था और वहीं पर गेट था जहां से उसने गेट की तरफ इशारा किया। उसे सब पता कैसे ये सब चीजें? उसने बोला कि मैं यहाँ पर सोता था, वो यहाँ पर सोती थी। उसने सारी चीजें बताई। उसने बताया कि जब उसने इस घर में कदम रखा था तब से वो इस घर से बाहर ही नहीं निकलता था। कभी कभी बस जॉब करने जाता और जॉब करके वापस आ जाता। एक चीज थी जो बार बार वो होती रहती थी। उसने बोला कि वो उस लड़की के साथ नहीं तो दिन में 3 से 4 बार फिजिकल होता था। बार बार ऐसा क्यों वो उससे भी नहीं समझ में आया, जबकि आमतौर पर ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। राइट। खैर इसके बाद उसने बताया कि उसकी माँ भी यहाँ रहने आ गई थी, उस लड़की की माँ। ओके। और जिस दिन उसकी माँ रहने आई है उस दिन उस लड़की ने इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करी है अपनी माँ के सामने, और इनकी माँ उसे घूर रही थी। इन दोनों को फिजिकल होते हुए देख इनकी माँ घूर रही थी। उस लड़की की माँ जो थी वो घूर रही थी बार बार। ओके। ऐसे जैसे कोई प्रोसीजर हो वो। ओके। अब इस लड़के को सारी चीजें याद आने लगी। इस लड़के ने बताया कि फिर 2 दिन के बाद इसका भाई भी आया, और जब रात को ये लड़का और लड़की दोनों फिजिकल हो रहे थे, मेरा दोस्त और वो लड़की जी, तब उस लड़की का भाई दरवाजे के उस पार से दोनों को देख रहा था और कोई मंत्र पढ़ रहा था हाथ से अलग अलग मुद्रा बना के। ओके। ये बहुत ज्यादा डरावना था जब उसने बताया। उसने बताया कि एक दिन उस लड़की की माँ हाथ में चाकू लेकर इस लड़के के लिंग पर रख रही थी, और उसी के साथ साथ वो एक सिंदूर पूरा स्प्लैश कर रही थी और कोई मंत्र बोल रही थी, ऐसे जैसे वो उस पर कोई क्रिया करने वाली हो। ओके। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद वो कहता है मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो मैंने उसको कहा एक काम करो, तुम जाओ, आज मैं रात को यहाँ आता हूँ। कह रहा मेरा सारा सामान यहीं पर था। मैंने कहा तुम परेशान मत हो, तुम आज मेरे घर रुको। वो मेरे घर चला गया। राहुल मैं उस रात उस जगह पर गया हूँ और मैंने देखा है कि वो एक कमरा बना हुआ है ऑलरेडी। रात को करीब 8:30 के आसपास की बात है। ओके। और वहां पर वही जो टूटा फूटा कमरा था वो बना हुआ है, एज इन ऐसा लग रहा है कि कोई इसको डेकोरेट कर रहा है। महक आ रही थी फूलों की काफी। ओके। और मैंने देखा है कि मेरे दोस्त का सामान एक बैग में होकर साइड में पड़ा हुआ है, जबकि जब मैं पहले आया था दोस्त के साथ तो वहां पर कोई भी बैग नहीं था। कोई बैग नहीं था। फिर उस बैग को लेकर मैं वापस आने लगा तो मुझे जोर से आवाजें आने लगी कि अगर वो चला गया तो तुम आ जाओ। ओके। और जैसे ही मैं पीछे पलटा हूं राहुल, मेरे सामने एक औरत पूरी सिंदूर में नहाई खड़ी हुई थी। सिंदूर में नहाई हुई? और हाथ से त्रिकोण की मुद्रा बनाकर अपने सर पर रखी थी। और ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया हूँ। मेरी जब नींद खुली है तो मेरे दोस्त ने ही उठाया है। उसने कहा कि तुम मेरे बैग के साथ बेहोश मिले सुबह। उसके बाद मैं अपने दोस्त को लेकर यहाँ घर आ गया, उसको अच्छे से अपने घर पहुंचा दिया। उसकी मम्मी बहुत रोई। लेकिन मैं जब अपने घर आया ना राहुल,
मुझे बहुत तेज रोना आने लगा। मैं तुरंत अपनी मम्मी को हक करके रोने लगा, पता नहीं क्यों, बेवजह, जबकि आमतौर पर मैं ऐसा करता नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मम्मी ने पूछा कि आखिर तुमको क्या हुआ है, तो मैंने तुरंत एक वॉमिट करी जिसमें बालों का एक बड़ा सा गुच्छा निकल कर आया, और जो वॉमिट हुई थी वो हरी हुई थी, पूरी की पूरी। ऐसा कहा जाता है कि हरी वॉमिट ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा साइन होती है। ओके जी। देन इसके बाद राहुल 30 दिन तक तो मैं नॉर्मल रहा, मेरे मुंह से नॉर्मल उल्टी होती थी, डॉक्टर को भी दिखाता था जी। बस 35वें दिन मैं पूरी तरीके से बेड पे गिर गया। 35वें दिन मैं हिल नहीं पा रहा था अपनी जगह से। आंखों के नीचे डार्क सर्कल और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। मैं जहां पर लेटा हूं वहीं पर लेटे लेटे मैं फ्रेश हो जाता था और उठता भी नहीं था। इसके बाद राहुल, जैसे ही 38वां दिन आया है, मैंने अपनी माँ को बोला है कि माँ मैं मर जाऊंगा, मुझे वो आ रही हैं लेने। मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, तो मेरा एक दोस्त था जी, जो आध्यात्म में बहुत ज्यादा था, मैं आज भी उसका शुक्रिया करता हूँ। वो मेरे घर आया और उसने मेरे हाथ में सीधा रुद्राक्ष थमा दिया। रुद्राक्ष पकड़ते ही मुझे और 2-3 बार उल्टी हुई, और इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे कार में बैठाला है और वो मंदिर ले गया। हमारे कानपुर में एक मंदिर है, परमट मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है, वहां लेकर गया। और जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे सिंदूर चाहिए, मुझे सिंदूर दे दो। पर उसने कुछ नहीं सुना, और आगे जाकर जैसे ही शिवलिंग आया है, मैं बेहोश हो गया हूँ राहुल। ओके। मेरी नींद खुली है राहुल करीबन 3 दिन के बाद, और जैसे ही मेरी नींद खुली है, मैंने देखा एक बाबा मेरे सर के पास बैठे। मैं थोड़ा शॉक हो गया हूँ कि यार मैं स्वर्ग वर्ग में तो नहीं आ गया हूँ, पर नहीं। जैसे ही मेरी नींद खुली है, उन्होंने कहा कि बहुत भाग्यशाली हो बेटा जो तुम बच गए। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं तंत्र में इन्वॉल्व भी नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या हुआ था मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम पर कालिया मसान का प्रयोग हुआ था। कालिया मसान, ये क्या होता है? तंत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है कालिया मसान। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी पर कर दी जाए तो स्वयं माँ काली के गण उसको मारने आते हैं। उसको कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक बचा नहीं सकता। ओके। उसको सिर्फ वही इंसान वापस ले सकता है जिसने इसे किया होता है। ओके। मैं ये सोचकर बहुत ज्यादा दंग रह गया। तो मैंने उसी वक्त बाबा से पूछा तो क्या मैं ठीक हो गया? तो बाबा ने कहा कि हाँ, कालिया मसान 41 दिन का होता है, तुम्हारा ये 43वां दिन है। 41वें दिन में इंसान मर जाता है। तो आप बच कैसे गए? मैंने पूछा कि मैं बच कैसे गया, तो उन्होंने कहा कि शायद तुम्हारे ऊपर बचपन से ही किसी का हाथ है, इस वजह से तुम बच गए, या तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि तुम बच गए हो। तो बाबा ने बताया कि वो जो औरत थी, वो जो लड़की थी और उसका परिवार था, वो एक डायन का परिवार था जो ये सब चीजें करते थे। ओके। खास तौर पर अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। अच्छा। वो लोगों से उनकी उम्र छीनते थे और फिर किसी और शहर में चले जाते थे, फिर किसी और शहर में, फिर किसी और शहर में। इसीलिए उनका कोई एक ठिकाना नहीं था। कोई भी उन्हें मजदूर समझकर जगह दे देता था, पर रियलिटी कुछ और ही थी। वो लोगों को हेलुसिनेट कर देते थे कि वो एक घर में रह रहे हैं, पूरा ऐसा करके, जबकि वो घर में नहीं रह रहे होते थे। वो उनके ही तांत्रिक क्रिया का एक प्रोसीजर होते थे। ओके। तो ये एक हादसा था जो मेरे साथ, मेरे ऊपर हुआ था, जिसके बाद से मैं अध्यात्म में और भी ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व हो गया था। और शायद अब मैं लोगों को बता सकता हूँ सो दैट वो चीजों से अवेयर रह लें, उन्हें नुकसान ना हो ऐसी बुरी शक्तियों से या ऐसे बुरे परिवार से जो डायन के परिवार होते हैं। हर्ष, इस एपिसोड में आपने एक प्रोसेस का नाम लिया कालिया मसान जी। साउंड्स लाइक काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी पावरफुल एक कोई तांत्रिक क्रिया है, ये प्रोसीजर है। हाँ, एक प्रोसीजर है। इंडिया इज नोन फॉर दैट। हम लोगों ने काफी जगहों के बारे में डिस्कस किया है। हाँ, एग्जैक्टली। इसी तरीके से मैंने एक जगह का नाम सुना है हर्ष जी। काफी रिलेटिवली अननोन सी जगह है। ओके। और ये जगह है आसाम का मायोंग शहर। बिल्कुल, मायोंग शहर। वुडू मैजिक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वुडू मैजिक के लिए इनफैक्ट लोग कहते हैं कि महाभारत टाइम्स में भी इस जगह का कुछ सिग्निफिकेंस था। बिल्कुल। तो क्या आप इस जगह के बारे में कुछ और जानते हैं? राहुल, अगर मैं आपको बताऊं कि वुडू मैजिक एक ऐसा मैजिक होता है जिसमें इंसान के शरीर को एक डॉल में डाल दिया जाता है, और मैं ऐसे ही किसी केस को अपनी आंखों के सामने देख चुका हूं जिसमें एक औरत आत्माओं को पुतलों में
कैद कर देती थी।